प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल लीजिए और चैप्टर को पढ़ना जो है मेरे साथ में शुरू कीजिए। परिचय। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं और अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। यानी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम लोकतंत्र की उसको डीपली उसकी स्टडी करेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। यानी आजकल जो दुनिया चल रही है यहाँ पर लोकतंत्र ही जो है, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जाने तो सही कि लोकतंत्र है क्या, फिर ही तो हम इसके जो संबंधित सवाल हैं उनका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। लोकतंत्र क्या है? देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ अन्य विशेषताएं लिखें। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा था छोटी कक्षाओं में कि लोकतांत्रिक सरकारें होती है और कुछ गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है जिनको राजतंत्र भी बोलते हैं। जैसे लोकतंत्र में तो जनता का शासन जनता के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक में जैसे राजतंत्र हो गया तो वहाँ पर राजा जो सिस्टम होता है, राजाओं का जो सिस्टम होता है वह चलता है। तो अब हम जानते हैं कि परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी और आपत्ति पर गौर किया जाए। मेरी छात्रा मेरी नाम की एक छात्रा है, उसकी आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। तो उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। तो देखिए ये चर्चा किस प्रकार से है। तो जो स्टूडेंट है मैरी, वो बोलती है, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा ठीक नहीं होता? यानी कि हमने पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या होता है वो जान लिया और लोकतंत्र का अर्थ हम बाद में जान रहे हैं। क्यों ना हम लोकतंत्र का अर्थ पहले जानते और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा बाद में करते। तो ऐसा किसने बोला? ऐसा मेरी नाम की स्टूडेंट है अपनी मैम से बोला। तो जो लिंगदो मैडम है वो क्या बोल रही हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम हमारे सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो मैरी बोलती है, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? तो लिंगदो मैडम कहती है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। तब तो हमें बरसात की परिभाषा देकर के लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि बादल फटना बरसात नहीं है, बल्कि जो बूंदाबांदी होती है वह बरसात है। तो लोकतंत्र पर ही यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। तो रिबियांग एक अन्य स्टूडेंट है, वो क्या बोलती हैं, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा ही चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसलिए इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तो लिंगदो मैडम कहती है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है,
जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा या सभी लोग उसे सही मानते हैं। तो योलादा कहती हैं कि मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है बच्चों कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? तो लिंगदो मैडम कहती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा उसके मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन करने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही हैं, वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। तो मैरी कहती है, मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। तो लिंगदो मैडम कहती हैं, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो चलिए देखते हैं आगे एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी शासकों का चुनाव कौन करता है? शासकों के चुनाव जो है वो लोग करते हैं। चलिए आगे अध्याय को बढ़ते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब में शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें जो है यह हक प्राप्त हो गया। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो रिबियांग, यहाँ पर देखिए एक प्रश्नवाचक दिया गया है चिन्ह, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि रिबियांग स्कूल से घर आई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन व्यक्तियों के कहने या लिखने वालों के नाम का उपयोग नहीं किया। मैं चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताइए कि युक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। तो लोकतंत्र की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा हैं, ये भी हमें जाननी चाहिए। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना और उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे, और लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो ये कार्टून बुझे है डेमोक्रेसी। यहाँ पर इराक में
अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। ये कार्टून क्या कहता है? इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है? चलिए, खैर ये प्रश्न है, हम ये सब आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? तो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? तो सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं से में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो इन सब प्रश्नों के लिए आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। तो चलिए देखिए, इन सभी के जो उत्तर हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसमें ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता नेता के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर स्पष्ट रूप से, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, तो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। तो ऐसे लोगों का इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी लोग जिन प्रतिनिधियों को चुन देते हैं, सिर्फ चुनना मात्र ही जरूरी नहीं है, चुनने के बाद जो शक्तियां हैं उनका उपयोग भी ये प्रतिनिधि कर पाए। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। अगर शक्तियां भी उनको मिल गई, चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने भी गए, लेकिन चुनाव जो है वो कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। चीन की संसद को, जैसे एक एक उदाहरण लेकर के हम अलग अलग जहाँ भी जिस तरह की घटनाएं हुए हैं उस तरीके का उदाहरण लेकर के हम इनको समझ रहे हैं। चीन की संसद को कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट
पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी, तो इसलिए फिर सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती रहती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियानों पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है ना कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम अपने मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। तो वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ के एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों, यानी जीत और हार के समान अवसर हों। तो लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में खैर हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। उसके बाद देखिए एक और उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर जो वयस्क नागरिक होता है उसका एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इसके बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। आखिरकार एक व्यक्ति और एक वोट। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ऐसा कौन कह रहा है? जेल में बैठा व्यक्ति। चलिए उसके बाद बात करते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। देखिए जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। उसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी। उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था।
और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। और इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पतम वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो इन परिभाषाओं का सारांश क्या हुआ, चलिए देखते हैं। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से एक बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए तो यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध करवाता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पहुँचे, क्या समझे। चलिए, लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़िए और इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो ये क्या है, ये अधिकारियों का सम्मान है। आगे देखिएगा, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया यानी कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है वो नहीं हुआ। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनियों और रैलियों पर रोक लगा दी। तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं हुआ। और वोट डालने का अधिकार नहीं हुआ तो ये हुआ कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, इसका जो है नहीं हुआ। देखिएगा, फिर से देखिएगा, इनको मिलाएं अगर हम, तो भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो यानी कि चुने हुए नेताओं द्वारा जो है प्रमुख फैसला लिया गया। ये चलिए सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे, चुनाव के समय किसी भी पार्टी का शासन न रहे, उस समय सिर्फ कानून का शासन हो। तो देखिए आप ये मान सकते हैं कि इसको इससे मिला दिया जाए। इसमें अधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है, इसमें एक व्यक्ति एक मोल एक वोट, यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है वो नहीं हुआ। और
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। तो ये भी कानून का शासन हो गया। ठीक है, चलिए, और ये जो अंतिम वाला है ना, ये थोड़ा मिटा दीजिएगा, ये वाला सही नहीं था, इसका आकार बड़ा कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर इसके लिए इसको हम इससे मिलाएंगे। तो चलिए, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। लोकतंत्र ही क्यों? तो मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है? लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है? तो इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। तो उन्होंने क्या टिप्पणी की, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या वहाँ पर चर्चा हुई क्लासरूम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले योलादा कहती है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। चलिए इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और दुनिया भर में ऐसी सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था, देखिए तांगनिकी कहती है, तांगकिनी कहती हैं कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? तो जैनी बोलती है, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। तो रिब्यांग कहती है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो जैनी बोलती है, जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? तो पाइमोन कहती है, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली लेनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? तो रोज कहती है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया कि इसी को तो तानाशाही कहते हैं। तो दोई बोलती है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो रोज कहती है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। तो दोई कहती है, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही से कर रही हो। हमें आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। तो मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया कि तुम सब लोग इतने मग्न होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो तर्क यहाँ पर इस डिबेट में दिए गए हैं उन्हीं को समराइज करके यहाँ पे लिखा गया है कि लोकतंत्र में, पहला देखिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरी बात, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है जहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अगला देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है।
और चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले भी होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ और कुछ और बातें भी हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा जो तर्क है वो मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से जो है आप सहमत है? तो इस पर विचार आप खुद अपने तरफ से कीजिएगा। चलिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका जो है बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ यह सवाल होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र के पक्ष में अगर हम तर्क देना चाहें तो चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे सकती है, पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की इजाज़त नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसलिए कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इसमें ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही, तो भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इसी तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया में सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। दुनिया को ये सभी जो है अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। तो ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे,
इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष जो है वो पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। तो लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है कि लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को एक लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों के लिए बेहतर है या दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। तो लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद उसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चलें अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी उसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जा सकता है। तो चलिए आज हम इस अध्याय को यहीं तक पढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ, ये हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।